गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था प्लांक क्वांटम थ्योरी। उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि लाइट जो है आपकी, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटान ट्रेवल करती है, यानी कि छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं। अब वो क्या होता है, लाइन से वेव पे बने रखे होते हैं, वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, जिन्हें आप एनर्जी पैकेट्स बोले। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हमने देखा कि वो मिनिमम या तो एच न्यू होगा, या तो 2h न्यू होगा, या तो 3h न्यू होगा। इस तरह से वो एच न्यू के मल्टीपल में ही वो क्या करेगा, उसको रखेगा। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था पीछे तक कि फोटान जो था पार्टिकल नेचर को शो कर रहा था। ठीक है, अब एक नया टॉपिक यहाँ पे देखो, हम लोगों ने इमिशन देखा कि इमिशन जो सनलाइट का इमिशन है उसके स्पेक्ट्रम हम लोगों ने चेक किया। अभी स्पेक्ट्रम डिटेल में देखा जाएगा। स्पेक्ट्रम हमने वहाँ पे चेक किया कि वो हर फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, तो एक ऐसा माना गया कि क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ पॉसिबल है जो सभी तरह के फ्रीक्वेंसी रेंज को इमिट कर सके और एब्जॉर्ब भी कर सके। कहने मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल क्या हो सकता है कि अगर कोई लाइट उस पर डाली जाए तो वो 100% उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, बाहर ना जाने दे। या कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करे, वो सेंड करे या इमिट करे, निकाल सकता है। तो इसी हाइपोथेसिस पे क्या है, आपका एक ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कि ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो सभी तरह की लाइट वेव्स को या हर फ्रीक्वेंसी रेंज को वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, और वही जो एब्जॉर्ब करेगा वो उसे इमिट भी कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो आया है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से एक रिलेटेड देखो एक बात और है कि थर्मल इक्विलिब्रियम अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये मेन पर्पज़ है उसके लिए। ए ऑब्जेक्ट व्हिच कैन एब्जॉर्ब and emits all the frequency range of spectrum, there is no such perfectly black body। यहाँ पे ध्यान, क्या जो सभी एब्जॉर्ब भी कर सकता हो सभी फ्रीक्वेंसी रेंज को और इमिट भी करता हो। ठीक है, सच परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई भी नहीं है, बट कार्बन ब्लैक ऐसा है मटेरियल बिहेव्स लाइक परफेक्ट ब्लैक बॉडी। देखो पूरी तरह से नहीं, लगभग क्या करता है, वो कार्बन ब्लैक जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है। इनकी अगर उस पर आप कोई लाइट डालो तो वो क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज का क्यों ना हो। और अगर एक बार एब्जॉर्ब कर लिया तो वो सेम लाइट फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, इमिट भी कर सकता है। ठीक है, कुछ हद तक ये कार्बन ब्लैक जो है कुछ हद तक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसी से रिलेटेड है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसमें देखो, रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टेम्परेचर है उस पर कोई फिक्स्ड टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वो हमेशा ही इमिशन शो करता रहेगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, इनके लिए फॉर्मूले भी हैं, मैं नोट करवा दूंगा। इन थर्मल कॉन्टैक्ट थिंग्स शेयर एनर्जी एंड दे गेट देयर शेयर टू अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़, जितनी भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग देखने जा रहे हैं। इन थर्मल कॉन्टैक्ट थिंग्स शेयर एनर्जी एंड दे गेट देयर शेयर टू अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि ढेर सारी, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, वो ज़्यादा हीट कंटेंट है उसमें, तो क्या करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा अपने सराउंडिंग्स में ताकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। जैसे एक मान लो आयरन का पीस है और वो बहुत ही ज़्यादा रेड हॉट है पूरा, तो उसे आप क्या कर दो, कमरे में रख दो, तो आप देखो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा और रेडिएशन शो करेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, ठंडा होगा। अपने सराउंडिंग्स में सारी एनर्जी वो क्या करेगा, सेंड कर देगा। तब तक सेंड करेगा जब तक कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब जो रूम का टेम्परेचर होगा वो जब तक उस आयरन पीस के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक वो इमिशन शो करता रहेगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो कम्प्लीटली, वो तो समझ में आ गया होगा कि सारी एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर सके और सारी एनर्जी जो इमिट कर सके उसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो परफेक्टली कोई चीज़ होता नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख रहे हैं, यानी कि कोई भी जिसमें भी कोई टेम्परेचर है, हर एक बॉडी जो है वो उस टेम्परेचर के हिसाब से क्या करेगा, इमिशन लगातार कंटिन्यूसली वो इमिशन करता रहता है। ठीक है, और तब तक करता रहता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में ना जाए। अब थर्मल इक्विलिब्रियम पे भी क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली तभी इमिशन करता रहता है, लेकिन उतना ही क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब भी करता रहता है सराउंडिंग से, जिससे उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आई बात? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा वहाँ पे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। एवरी ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो किसी टेम्परेचर पे होगा, रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूसली टू अचीव्ड इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? कोई भी टेम्परेचर
कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका कुछ टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो इमिशन शो करेगा। कितनी एनर्जी वो इमिट करेगा इस बात का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो इमिशन होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा इस बात का भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ का पता हो, वो है टेम्परेचर। यहाँ से देखो, आप चाहो तो इसे अपने नोट्स में डाल देना, ये कुछ फार्मूले। पी जो है ये पावर है आपका वाट में, ठीक है। कितना पावर कोई भी इमिट करेगा पर यूनिट एरिया से, कितना वो इमिशन कितना शो करेगा, कितना वाट, कितना पावर वो वहाँ से खर्च करेगा, उस बात को कैलकुलेट आप यहाँ पे कर सकते हो। सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हो। स्टीफन बोल्ट्जमैन का ये कैलकुलेशन था, उन्होंने डेरिवेशन दिया था। तो पावर इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा ए एरिया। ई जो है वो इमिशन फ्रैक्शन कांस्टेंट है, मतलब कि कोई बॉडी ऐसा होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है तो वो इमिट भी कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है कुछ लाइट का पोर्शन उसमें से। तो कितना फ्रैक्शन वो एब्जॉर्ब या इमिट करता है, कितना फ्रैक्शन वो इमिट कर पा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के अलावा वो जो फ्रैक्शन है आपका, ये 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये गिवन होगा आपको। और टेम्परेचर की पावर कितना, फोर्थ पावर, यानी कि ये टेम्परेचर जितना भी होगा उसके फोर्थ पावर में वो क्या होगा, पावर जो है इमिट करने वाला है। तो ये आप फार्मूला देखो, ए की वैल्यू ये रही आपकी, ये कांस्टेंट है जिसे आप स्टीफेंस कांस्टेंट के नाम से जानते हो, वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4 पर केल्विन की पावर 4, ठीक है। और जो इमिशन हुआ इसको कहीं नोट कर लेना, जो इमिशन होगा उसका हम लोग वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम जो भी होने वाला है वो कितना होगा, 2.898 डिवाइड बाई टी, और इसकी जो यूनिट है वो है मिलीमीटर पर केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारा, वो टेम्परेचर किस में होने वाला है, केल्विन में होगा, समझ में आई बात। तो आप लैम्डा मैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट टेम्परेचर होगा और वो हमेशा ही क्या करेगा, इमिशन कर रहा होगा, ठीक है। फिर बाद में चेक किया गया कि इमिशन जो है उसकी जो इंटेंसिटी है टेम्परेचर पे या लैम्डा पे, इन सारी बातों पे कैसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट टेम्परेचर रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूसली टू अचीव इक्विलिब्रियम। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। इंटेंसिटी ये आपका जो एक्सिस है, ये इंटेंसिटी एक्सिस है, आई कैंडला में आप मेजर करते हो जिसे, और ये आपका क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो जब प्लॉट किया गया कि कोई भी, मान लेते हैं कोई ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसका कुछ टेम्परेचर मैंने पहले टी फिक्स कर दिया, ठीक है, टी, और इस पे मैंने इसका इमिशन चेक किया। जब इमिशन हमने चेक किया तो उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो तीव्रता थी, ठीक है, वो इंटेंसिटी वर्सेस उस रेडिएट का जो रेडिएशन का था उसका लैम्डा यानी वेवलेंथ हमने निकाला और उसका प्लॉट किया, ठीक है। तो देखा ये गया कि जो जितने भी वहाँ से वेव निकल रहे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। अब ये हो, यहाँ से लेके ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो भी है, ये वेवलेंथ, ये वाला पोर्शन पूरा वो इमिट कर रहा है टेम्परेचर T1 पे। अब इसका अगर समझने की बात हो तो देखो ध्यान से, टेम्परेचर जो लैम्डा है वो कुछ ये यहाँ पे देखो, ये ज़्यादा लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है इधर के लिए, यहाँ से शुरू करोगे ना आप तो इधर जो है लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है, और ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू जहाँ पे है यानी कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ऐसे इमिशन की संख्या बहुत कम है, ऐसे इमिशन की जो वेव हैं वो संख्या में कम है, समझाए बात, इस तरफ आने पे, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत कम है। लेकिन एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैं और उनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है इमिशन में, ठीक है। वो आपका पार्टिकुलर वेवलेंथ ये रहा, लैम्डा मैक्स जिसे आप कहते हो, ठीक है। देखा ये जाता है, ये समझ में आ गया ये प्लॉट किसका है, ये प्लॉट है कि जो भी वहाँ से इमिशन हुआ उसमें जो लैम्डा था, उस कितने लैम्डा थे वो सबके लिए प्लॉट निकाला गया, तो अलग अलग प्लॉट आया इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा पे, समझ में आई बात। ये बीच वाले कर्व जो है आपके, इसमें कम दो ज़्यादा वेवलेंथ वालों की संख्या भी क्या है, कम है, कम नज़र आ रहे हैं वो हमें, जो जिनकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी क्या है, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, यह ज़्यादा संख्या है उनकी। और फिर क्या है, बहुत कम वेवलेंथ वाले भी क्या है, बहुत कम है, समझ में आई बात, एक फिक्स टेम्परेचर के लिए। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं, अब इसी ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, टेम्परेचर T2 कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया अब की बार। तो बढ़ाने पे ये देखा गया कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि ये जो लैम्डा मैक्स था छोटे वाले के लिए, देखो छोटे वाले कर्व जो हमने T1 लिया था, तो इसका लैम्डा मैक्स जो था वो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, और बाद में जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तब जो लैम्डा मैक्सिमम यानी कि जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी उसको चेक किया तो उसका वेवलेंथ कम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता जाऊँ
हूँ तो जो यहाँ से इमिशन हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेव होने वाले हैं, इंटेंस वाले, ठीक है, वो क्या होगा, कम वेव लेंथ वाले होने वाले हैं। यानी कि वेव लेंथ क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा उनका। जैसे शुरू में एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका आयरन रॉड था, तो शुरू में इसे मैंने हीट किया तो ये रेड डल नज़र आया। कैसा, रेड डल नज़र आया। कैसा कलर था इसका, रेड। हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो रेड की सबसे ज़्यादा होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड की, ठीक है। रेड की क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। और इसीलिए जब टेम्परेचर हमने कम किया तो क्या था, वो रेडिएशन की लॉन्गेस्ट वेव जो है वहाँ से इमिट कर रहा था वो उस समय। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते गए इसका, तो अब क्या होगा, ये वाइट कलर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, वाइट कलर में। समझ में आई बात, यानी कि वो विजिबल रीजन में पहुँच जाएगा। वाइट का मतलब क्या हुआ, विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन क्या होगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका था, पहले वाले का। और बाद में जब वो वाइट हो जाएगा तो वाइट का जो विजिबल होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, और कम हो जाता है। अब अगर और ज़्यादा आप हीट करो इस आयरन पीस को तो क्या होगा कि ये ब्लू कलर में आ जाएगा। और ब्लू कलर का क्या होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। समझ में आई बात, ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। और यही वजह है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते जाते हैं तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की या शार्टर वेवलेंथ की जो है इमिशन निकालता है, ज़्यादा निकालता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे बस यही देखा गया कि कम टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला था उसका लेमडा क्या था, ज़्यादा था। और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो वही मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसका है उसका जो वेवलेंथ अब आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई है। समझ में आई बात। और यही वजह है कि वो सबसे लास्ट में कैसा दिखता है, आपको ब्लू कलर का दिखना शुरू कर देता है। ये किसी भी उसके लिए प्लॉट है, समझ लो आप, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ में आएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो होगा, जो शार्पनेस है, जो ये पीक है ग्राफ का, वो क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा पीछे की तरफ। यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। एग्जाम्पल, व्हेन ए आयरन रॉड इज हीटेड, आप देख लो ना, heated in a furnace it first turns to dull red, and as the temperature increases the radiation becomes white and then becomes blue, small wavelength, सबसे स्मॉल हो जाता है उस केस में। क्लियर हो गई बात। अब ब्लैक बॉडी क्योंकि कुछ होता नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेटिकली हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं इसे। देखो कि ब्लैक बॉडी अगर बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो कि ये इस तरह से वो ले लो और यहाँ पे एक नैरो होल कर दो, बहुत ही पतला सा एक सकरा होल, कि एक लाइट रे इसमें से गुजर जाए। अगर ये लाइट रे इसके अंदर गुजर गई, अंदर पहुँच गई, तो क्या होगा, यहाँ पे लगातार रिफ्लेक्शन होता रहेगा उसका टोटल, और लगातार वो क्या होगा, बाहर नहीं निकल पाएगी, और वो इन वॉल के द्वारा क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी कि कोई भी लाइट रे अगर इसके अंदर जाती है तो ये जो बॉडी है ये क्या कर रहा है, कम्प्लीटली इसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जो हमारा सोलर कुकर होता है, नहीं सोलर कुकर, उसमें यही वाला व्यवस्था डाला जाता है कि उसमें अगर कोई भी लाइट इंटर करेगी तो वो क्या करेगा, बार बार टकराएगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा वहाँ उसके अंदर, और अंदर का जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो आप फिगर देख के अच्छे से बुक से बना सकते हो इसमें एक दो। फिलहाल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट था वो ये कर्व था, और इस कर्व का क्या मतलब था ये भी हमने देख लिया। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया आप सबको। इंटेंसिटी वर्सेस क्या है, ये वेवलेंथ। क्लियर हो गई बात। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो शार्पनेस पीछे शिफ्ट होता चला जाएगा, इसका ये जो हाइट है वो पीछे शिफ्ट होती चली जाएगी। और ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था। तो ये पहला था, हमने देख लिया कि ब्लैक बॉडी क्या होता है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, यानी कि इमिशन जो होता है वो किस तरह का इमिशन होता है और वो टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है। ठीक है, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं पावर इमिटेड, या हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी इमिटेड है वहाँ से वेव आपका, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टीफेंस और विन जो फार्मूले पीछे दिखाया हूँ मैं, आप नोट कर लेना उसे कॉपी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला जो हमारा, ये भी देखो पार्टिकल नेचर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ठीक है, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सबसे पहले इसे आइंस्टीन भाई साहब ने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था इस फिनोमेना को। ठीक है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। E=mc² के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, क्योंकि उस समय वो प्रूव ही नहीं हो पाया था। तो व्हेन ए मेटल Na, सोडियम, रूबिडियम, सीजियम, कोई भी जो हाईली पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके कोई भी मेटल लो आप, इज एक्सपोज टू ए बीम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि इनमें से कोई मेटल अगर आप इसे एक्सपोज कर दो लाइट में तो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं।
फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, देखो यहाँ पे एक सेटअप है कुछ इस तरह से। ये आपका एक मेटल सरफेस है जिस पे हमने एक लाइट को क्या किया, एक्सपोज किया, इस पर डाला है। इस प्लेट को, ये मेटल जो था, इसको नेगेटिव उससे कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी के नेगेटिव सिरे से, और पॉजिटिव सिरे को एक एमीटर के थ्रू, ये इंडिकेटर है, ये डिटेक्टर, ये आपका इंडिकेटर है, ये कितना करंट फ्लो करेगा, एमीटर जो करंट को मेजर कर लेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से सेटअप किया गया। अब लाइट जब इस पर हम एक्सपोज करते हैं तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो इस पॉजिटिव प्लेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से कंडक्शन शुरू हो जाता है इस तरह से। और कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इन चार्ज को, इन इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग स्टोर कर लें, कहीं पे इकट्ठा कर लें, ठीक है, तो वो बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और यही वो जो है आपका सोलर पैनल जो होता है उनमें यही सारी व्यवस्था की जाती है इस तरह से कि यहाँ से जो भी चार्ज मूव करेंगे उनको आप स्टोर कर लो बैटरी में और फिर क्या करो, यूज करो उनको, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, फोटान की वजह से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है वही क्या कहलाता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और किस तरह से दिखाया गया है इसको, कि कैसे इसको समझाएंगे हम, ठीक है। तो द इजेक्शन, आप देखो इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन आया उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ये कि जब फोटान स्ट्राइक करता है इस मेटल सरफेस से तो होता क्या है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम इज साइमल्टेनियस, नो टाइम गैप। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये लाइट बीम किसी मेटल सरफेस से टकराती है, ठीक है, ठीक उसी समय इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में और इस लाइट को स्ट्राइक करने में बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं है, एक साथ दोनों काम होते हैं। मतलब इतना फास्ट होता है कि एक साथ होते हैं ये, और उसी को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस, नो टाइम गैप। जैसे टकराया उसी समय क्या हुआ, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका। तो पहला तो रूल ये देखा गया, ठीक है, कि जब ऐसा होता है तो ये इस तरह की बात होती है इसमें। दूसरी बात क्या देखी गई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यानी कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी यहाँ पे आपने लाइट डाला है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता क्या है। तीव्रता मतलब कि पर यूनिट फोटान जो है उनकी संख्या कितनी है। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट होगा, ज़्यादा चमकीला होगा। समझ में आई बात। तो क्या, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस लाइट उसकी इंटेंसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फॉर ईच मेटल, अब एक और बात, फॉर ईच मेटल देयर इज ये कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल के लिए बात ये किया जा रहा है कि कोई भी मेटल हो तो उसके लिए पर्टिकुलर उस मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हम इस पर डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अगर इससे कम है फ्रीक्वेंसी जो भी उस पर इमिट कर रहे हो आप मेटल सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से कम है तो वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। समझ आई बात। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है आपका न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितना है आपका, एच न्यू नॉट है। न्यू नॉट आ गया ना समझ में, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैंने नॉट से डिनोट कर दिया है। अब अगर इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से टकराती है, इसको मिलती है, तभी ये यहाँ से क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, बाहर निकलेगा। अगर इससे ज़रा सा भी कम हुई, अगर इससे ज़रा सा भी एनर्जी कम हुई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। समझ आई बात। तो यही मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, मिनिमम एनर्जी था। ठीक है, कि मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, इतनी मिनिमम एनर्जी कि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट कर जाए। और इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझेगा। एट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, एट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विथ जीरो काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी, होल एनर्जी h nu naught is used in the ejection of electron. This energy is called work function energy. मान लेते हैं चलो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करने के लिए 60 जूल एनर्जी की ज़रूरत है। इसे बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी चलो 60 जूल एनर्जी की ज़रूरत है इसको निकलने के लिए यहाँ से। अब मैंने 40 जूल डाला, क्या ये निकल पाएगा? नहीं। तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा इस एनर्जी को, क्योंकि हमें पता है वो डिस्क्रीट मैनर में करेगा नहीं। तो अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा और मान लो मैंने 60 डाल दिया, एग्जैक्ट 60 डाला, तो क्या होगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। लेकिन निकल जाएगा तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी उसे मिली थी वो कम्प्लीटली यूज हो गई सिर्फ इजेक्ट करने में, निकलने में। अब वहाँ अगर वो निकल गया तो बंदा खड़ा रहेगा, वहाँ से भाग नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने 70 जूल एनर्जी डाल दिया और इसे रिक्वायरमेंट कितना था, 60 का रिक्वायरमेंट था यहाँ से इजेक्ट करने के लिए, तो 60 तो इसने यूज कर लिया अपना यहाँ से इजेक्ट करने के लिए। लेकिन जो बच गया, कितना बचा, 10 जूल। अब वो 10 जूल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को वापस मिल जाएगी, जो बचा हुआ एनर्जी, क्योंकि टोटल 70 टकराया था ना उससे, तो 60 तो उसने खर्च कर दिया निकलने में, और बस कितना गया, 10 जूल की एनर्जी बच गई। वो 10 जूल की एनर्जी से अब ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ में आई बात? यानी कि जितनी भी एनर्जी आप किसी इलेक्ट्रॉन पे डालोगे वो दो पार्ट में यूज होता है। एक होता है आपका यूज जो होता है वो है h न्यू नॉट, जिसे आप नाम रखे हो वर्क फंक्शन। इसका नाम क्या रख दिया गया, वर्क फंक्शन, कि कितना काम करना पड़ेगा वहाँ से निकलने के लिए। h न्यू नॉट ये वर्क फंक्शन हो गया, प्लस जो बच गया टोटल एनर्जी जो आपने डाला उसमें कितना पहले खर्च हुआ, वर्क फंक्शन का के जितना खर्च हो गया, और बाकी जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसे मिल गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया हमें इस तरह से। आप देखो टोटल एनर्जी जो भी आपने रेट जो भी डाला उस पर, ठीक है, वो टोटल एनर्जी, और ये आपका वर्क फंक्शन, और प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत अच्छा सा ये रिलेशन मिला हमें यहाँ पे। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको, फिर से मैं पढ़ देता हूँ तो क्लियर हो जाएगी बात। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। एक और बात, अगर ये एटम सोडियम का है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, बहुत आसान है, आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन मान लो कि ये हीलियम का है, अगर ये हीलियम का है तो क्या उतना ही आसानी से निकलेगा, नहीं। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, पहले तो इजेक्ट करने के लिए ही। समझ में आई बात? और इसीलिए मेटल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हमेशा मेटल से किया जाता है ताकि कम एनर्जी में काम हो जाए। और जितने सोलर पैनल हैं उसमें सोडियम, रूबिडियम, सीजियम, यही सब लगते हैं, आप देख लो। तो अलग अलग अगर एटम है तो उन सब के लिए अलग अलग, अगर मटेरियल है तो अलग अलग वर्क फंक्शन होगा उन सब के लिए। समझ में आई बात? क्योंकि कोई टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस से, कोई इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है और कोई क्या है, लूजली बॉन्डेड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्क फंक्शन आपका वेरी करेगा। क्लियर होगी बात? तो अलग अलग होगा। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट below which photoelectric effect is not observed. This frequency is called threshold frequency. यानी कि जस्ट सफिशियंट एनर्जी उसको मिल जाए इजेक्ट करने के लिए, उसी को आप क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, होल एनर्जी h न्यू नॉट, उस समय h न्यू नॉट ही होगा, होल एनर्जी क्योंकि इतना ही आया था, इज यूज इन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी। क्या बात समझ में आ गया? वर्क फंक्शन फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर न्यू नॉट से बड़ा है वो फ्रीक्वेंसी जो आपने उस पर डाला, तो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड विथ सम काइनेटिक एनर्जी,